गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों का वेलकम स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देशो एजुकेशन क्लासेज में। दोस्तों आज हम राजस्थान ज्योग्राफी के टॉपिक नंबर 3 को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान की भू आकृति एवं भौतिक प्रदेश। चलो दोस्तों टाइम वेस्ट किए बिना आज की क्लास को शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, राजस्थान की भू आकृति एवं भौतिक प्रदेश। राजस्थान का विभाजन किस प्रकार हुआ, पहले पूरा विश्व का विभाजन किस प्रकार हुआ, हम पूरी डिटेल से देखेंगे। सभी दोस्त क्लास को लास्ट तक अपनी शिद्दत के साथ देखना, आपके भौतिक प्रदेश वाले टॉपिक से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलो दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, वेगनर का सिद्धांत, ये सिद्धांत 1912 में जर्मन के मौसम वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर द्वारा दिया गया। दोस्तों ये नाम बहुत इम्पोर्टेंट है कि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया। तो दोस्तों आप इस शब्द को अंडरलाइन कर लेना। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। वेगनर के अनुसार प्राग ऐतिहासिक काल में सभी महाद्वीप एक भूखंड के रूप में थे जिसे पेंजिया कहा जाता था, तथा पृथ्वी की भूगर्भीय शक्ति एवं सूर्य चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया का विभाजन हो गया। दोस्तों आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन कर सकता है कि पेंजिया का विभाजन किस युग में हुआ, तो कार्बोनिफेरस युग में हुआ था। उत्तर पेंजिया यानी अंगारा लैंड या लोरेशिया, जबकि दक्षिणी पेंजिया गोंडवाना लैंड कहलाया। दो भाग में विभाजन हुआ, एक भाग उत्तरी पेंजिया, दूसरा भाग दक्षिणी पेंजिया। उत्तरी पेंजिया को अंगारा लैंड या लोरेशिया कहा जाता है, जबकि दक्षिणी पेंजिया को गोंडवाना लैंड कहा जाता है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड के मध्य एक सागर बना जिसे तैत्तिस सागर कहा जाता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तैत्तिस सागर किसे कहा जाता है, अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड के मध्य बनने वाले एक सागरी भाग को तैत्तिस सागर कहा गया। पृथ्वी का संपूर्ण जल पेंजिया के चारों तरफ एक महासागर का रूप में था जिसे पेंथालासा कहा गया। भौगोलिक परिवर्तनों के कारण अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड में टकराव हुआ तथा 7 भागों में टूटा और 7 महाद्वीप बने तथा इनके मध्य पेंथालासा का जल भर जाने से 5 महासागर का निर्माण हुआ। चलो दोस्तों आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कैसे इनका विभाजन हुआ। आपको मतलब डायग्राम के तहत समझा रखा है कि पेंजिया था, इसके चारों तरफ ये पेंथालासा था। तो प्यारे दोस्तों ये तो था स्थल भाग पेंजिया, तो और यह पेंथालासा था जलीय भाग। कार्बोनिफेरस युग में इसका विभाजन हुआ, एक टुकड़ा अंगारा लैंड बना, दूसरा टुकड़ा गोंडवाना लैंड बना। उत्तर वाले टुकड़े को अंगारा लैंड कहा गया, जबकि दक्षिणी वाले टुकड़े को गोंडवाना लैंड कहा गया। इसके मध्य बना तैत्तिस सागर। फिर इसका दोनों अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का आपस में मतलब टकराव होने के कारण 7 महाद्वीप व 5 महासागर का निर्माण हुआ। चलो दोस्तों आगे देखते हैं। प्यारे दोस्तों राजस्थान का सर्वप्रथम भौतिक विभाजन प्रोफेसर वीसी मिश्रा द्वारा 1968 में 7 भाग में किया गया। उत्तर नहरी प्रदेश, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्व कृषि एवं उद्योग क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश, चंबल बीड प्रदेश। उसके बाद प्यारे दोस्तों 1968 में AK सैनी के द्वारा विभाजन किया गया। तीसरी नंबर पे रामलोचन सिंह द्वारा 1971 में किया गया। उसके बाद हरिमोहन सक्सेनानी द्वारा 1994 में अपनी पुस्तक राजस्थान का भूगोल में 4 भागों में विभाजन किया। दोस्तों वर्तमान में सबसे इम्पोर्टेंट है हरिमोहन सक्सेनानी द्वारा विभाजित किया गया भौतिक प्रदेश का विवरण सर्वमान्य है। उत्तर पश्चिमी मरुस्थल, मध्य अरावली,
पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दोस्तों वर्तमान में 4 भौतिक प्रदेश पढ़े जाते हैं: उत्तर पश्चिमी मरुस्थल, मध्य की अरावली, पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। चलो दोस्तों एक एक कर को विस्तार से देखते हैं। प्यारे दोस्तों, राजस्थान के भौतिक प्रदेश का निर्माण एवं ऊंचाई की दृष्टि से क्रम। अरावली यानी सर्वाधिक ऊंचा भौतिक प्रदेश, राजस्थान का सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश। प्यारे दोस्तों, एग्जामिनर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन कर चुका है कि राजस्थान का सर्वाधिक प्राचीन कौन सा भौतिक प्रदेश है। तो प्यारे दोस्तों, अरावली भौतिक प्रदेश सबसे प्राचीन व सबसे ऊंचा भौतिक प्रदेश है। उसके बाद आता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, फिर आता है पूर्वी मैदानी प्रदेश, उत्तर पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश सबसे कम ऊंचा है। राजस्थान का सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश भी उत्तर पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश है। दोस्तों ये दोनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट कर लेना। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों, यह आपके सामने राजस्थान का मैप है। इसमें आपको स्पष्ट समझा रखा है कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश ये है पूरा, उसके बाद अरावली प्रदेश है, उसके बाद पूर्वी मैदानी प्रदेश है, और लास्ट में अपना ये दिख रहा है जो दक्षिणी पश्चिमी पठारी प्रदेश है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों, एक एक को आराम से स्पष्ट से पढ़ते हैं, ध्यानपूर्वक समझते चलो। राजस्थान के भौतिक प्रदेश का तुलनात्मक अध्ययन। मरुस्थलीय प्रदेश निर्माण हुआ प्लीस्टोसीन काल में हुआ। निर्माण तैतीस सागर से हुआ। क्षेत्रफल 61.11% है। जनसंख्या 40% निवास करती है। इसके अंतर्गत कुल 16 जिले आते हैं। जलवायु देखी जाती है तो शुष्क व अर्ध शुष्क है। मरुस्थलीय प्रदेश की मृदा रेतीली है। वनस्पति कंटीली वनस्पति है। खनिज अधात्विक एवं ऊर्जा खनिज मिलता है। उसके बाद प्यारे दोस्तों तो अरावली भौतिक प्रदेश को देखते हैं। अरावली भौतिक प्रदेश का निर्माण काल प्री कैम्बियन काल था। निर्माण गोंडवाना लैंड से हुआ है। क्षेत्रफल 9% है। जनसंख्या 10% निवास करती है। जिलों की संख्या 13 है। जलवायु उप आर्द्र जलवायु है। मृदा पर्वतीय है। वनस्पति उष्ण कटिबंधीय वनस्पति है। खनिज धात्विक खनिज है। चलो दोस्तों उसके अगला भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं, पूर्वी मैदानी प्रदेश। प्यारे दोस्तों, पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण काल प्लीस्टोसीन काल में हुआ। निर्माण गंगा के मैदान से तैतीस सागर के अवशेष से हुआ। क्षेत्रफल 23% है। जनसंख्या 39% है। जिलों की संख्या 13 है। जलवायु आर्द्र है। मृदा जलोढ़ है। वनस्पति पतझड़ वनस्पति है। खनिज मिश्रित खनिज है। प्यारे दोस्तों, उसके बाद आता अपना हाड़ौती का पठार भौतिक प्रदेश। इसका निर्माण क्रिटेशियल काल में हुआ। निर्माण गोंडवाना लैंड के द्वारा हुआ। क्षेत्रफल 6.89%। जनसंख्या 11% है। जिलों की संख्या 7 है। जलवायु अति आर्द्र जलवायु है। मिट्टी काली है। उष्ण कटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है और स्टोन खनिज मिलता है। प्यारे दोस्तों, सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश आपको कौन सा लग रहा है? जिलों के अनुसार मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश सबसे बड़ा है, जबकि सबसे छोटा भौतिक प्रदेश हाड़ौती का पठार है। चलो दोस्तों आगे देखते हैं एक एक को और डिटेल से। प्यारे दोस्तों, फर्स्ट में अपन स्टार्ट करते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। स्थिति ये भौतिक प्रदेश राजस्थान के अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में विस्तृत है। निर्माण इस प्रदेश का निर्माण चतुर्थ महाकल्प के प्लीस्टोसीन काल में हुआ। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जामिनर कई बार क्वेश्चन कर चुका है। हर एग्जाम में अधिकतर यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कौन सा भौतिक प्रदेश का निर्माण किस कालक्रम में हुआ। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का निर्माण प्लीस्टोसीन काल में हुआ। इसे थार का मरुस्थल भी कहा जाता है। थार मरुस्थल तैतीस सागर का अवशेष है।
विस्तार राजस्थान के कुल भूभाग का 61.11% विस्तार है। क्षेत्रफल, इस प्रदेश का क्षेत्रफल लगभग 2,38,254 वर्ग किलोमीटर जो 91,990 वर्ग मील। हरिवंश सक्सेना के अनुसार क्षेत्रफल 1.75 लाख किलोमीटर है। इस प्रदेश की लंबाई 640 किलोमीटर तथा चौड़ाई लगभग 300 किलोमीटर है तथा औसत ऊंचाई 200 से 300 मीटर है। जनसंख्या, इस प्रदेश में राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार राज्य के 12 जिला वर्तमान में 16 जिलों में हैं। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, पाली, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, फलोदी, बालोतरा, ब्यावर, डिडवाना, कुचामन। दोस्तों नए जिलों के अनुसार 4 नए जिले जुड़े हैं इस भौतिक प्रदेश में: फलोदी, बालोतरा, ब्यावर, डिडवाना, कुचामन। टोटल 16 जिलों में पश्चिमी मरुस्थल का विस्तार है। प्रमुख नदी लूनी नदी है। मृदा रेतीली या बालू मृदा है। वनस्पति जीरोफाइट, मरुद्भिद या कांटेदार है। जलवायु शुष्क व अर्धशुष्क है। खनिज अधात्विक खनिज व ऊर्जा खनिज पेट्रोलियम गैस। प्रमुख चट्टान अवसादी चट्टान पाई जाती है। रूस क्षेत्र, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने मरु प्रदेश को रूस क्षेत्र के नाम से जाना गया। दोस्तों ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अधिकतर नोट्स में नहीं मिलती है, आप इसको अपने नोट्स में नोट कर लेना। गुजराती यानी चीनी यात्री हवेंग सोंग ने इस क्षेत्र को गुजराती नाम दिया। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों, बनावट के आधार पर मरुस्थल का विभाजन 3 भागों में किया गया: रेतीला या महान मरुस्थल, पथरीला मरुस्थल, मिश्रित मरुस्थल। रेतीला या महान मरुस्थल यानी मरुस्थल का वह रेतीला भाग जहाँ अत्यधिक बालू का स्फुट बनते हैं, इसे इर्ग कहा जाता है। रेतीले मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार जैसलमेर में है। दोस्तों ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे इर्ग कहा जाता है। पथरीला मरुस्थल का वह भाग जहाँ चट्टान एवं शुष्कता के कारण बालू का स्फुट नहीं बनता है, इसे हमादा कहा जाता है। विस्तार फलोदी, पोखरण, जैसलमेर, छप्पन की पहाड़ी, बालोतरा। मिश्रित मरुस्थल यानी मरुस्थल का वह भाग जहाँ बालू का स्फुट के साथ कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, इसे रेग कहा जाता है। विस्तार जालौर, बाड़मेर, झुंझुनू, सीकर। चलो प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों, मरुस्थल को 25 सेमी वर्षा रेखा के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है: पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, शुष्क मरुस्थल एवं अर्धशुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल के अंतर्गत बालू के स्फुट युक्त एवं बालू के स्तूप मुक्त। शुष्क मरुस्थल यानी यह 0 से 25 सेमी वर्षा वाला क्षेत्र। अतः अन्य नाम है राठी प्रदेश। विस्तार बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, पश्चिमी चूरू, जोधपुर, फलोदी, पश्चिमी बालोतरा। प्रकार बालू के स्फुट के आधार पर 2 भागों में बांटा गया: बालू के स्तूप युक्त 58.50% है। वायु द्वारा मृदा के अपरदन एवं निक्षेपण से बनने वाली आकृति बालू का स्तूप कहलाती है। सर्वाधिक विस्तार जैसलमेर में। बालू के स्फुट मुक्त यानी 41.50% क्षेत्र है। रेतीली टीलों से रहित क्षेत्र, कारण परतदार चट्टान से ढका होना। अर्धशुष्क मरुस्थल के अंतर्गत आता है घग्गर बेसिन, शेखावाटी बेसिन, नागौर उच्चभूमि और लूनी बेसिन। चलो दोस्तों एक एक करके पूरा डिटेल से पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों, बालू का स्तूप पवन के द्वारा मिट्टी के जमाव या निक्षेपण से बनने वाली संरचना बालू के स्तूप कहलाती है। सर्वाधिक बालू के
के स्तूप जैसलमेर, चूरू में पाए जाते हैं। सभी प्रकार के बालू के स्तूप जोधपुर में पाए जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाने वाले बालू के के स्तूप पैराबोलिक कहलाते हैं। दोस्तों ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई सर्वाधिक पाए जाने वाले बालू के स्तूप कौन से होता है, तो पैराबोलिक। राजस्थान में मुख्यतः 6 प्रकार के बालू के स्तूप पाए जाते हैं। चलो दोस्तों एक एक करके देखते हैं कौन कौन से बालू के स्तूप मिलते हैं। बरखान बालू का स्तूप। बरखान यानी तुर्की शब्द है जिसका अर्थ अर्धचंद्राकार होता है। बरखान अर्धचंद्राकार संरचना बालू का स्तूप होता है। ये मरुस्थलीकरण में सर्वाधिक योगदान देता है। वनस्पति विहीन बालू के स्तूप है। सर्वाधिक विस्तार शेखावाटी क्षेत्र, बोलेरी, चूरू, नीमका थाना, सिक्कर, देशनोक, बीकानेर। इस बालू के स्तूप की सर्वाधिक गति होती है यह सर्वाधिक विनाशकारी होता है। प्यारे दोस्तों बालू बरखान कैसा होता है, अर्धचंद्राकार। वायु की दिशा यूँ चल रही है तो ये यूँ बनेगा प्यारे दोस्तों। चलो दोस्तों अगला देखते हैं सिप। बरखान के निर्माण के दौरान पवन की दिशा में परिवर्तन होने से बरखान की एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है। इसे सिप कहा जाता है। ये अनुदैर्ध्य संरचना का बालू का स्तूप होता है। चलो दोस्तों जैसे ये अर्धचंद्राकार था, बरखान बना, अब इसकी ये एक हिस्सा इधर आगे निकल गया तो ये सिप कहलाया। चलो दोस्तों नेक्स्ट अगला देखते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। पवन के मार्ग में अवरोध से पवन की दिशा के समकोण या लंबवत बनने वाले बालू के स्तूप है। सर्वाधिक विस्तार पुंगल, बीकानेर, रावतसर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, गंगानगर, चूरू, झुंझुनू। इन बालू के स्तूपों का निर्माण लंबे समय तक वायु के एक ही दिशा में चलने के कारण होता है समकोण पर। जैसे प्यारे दोस्तों ये वाला बन रहा ना, ये है अवरोध और ये बन रहा है समकोण की तरह। चलो प्यारे दोस्तों अगला देखते हैं। अगला आ जाता है दोस्तों अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, यानी ये पवन की दिशा के समानांतर बनने वाले बालू के स्तूप है। सर्वाधिक विस्तार दक्षिणी फलोदी, रामगढ़, जैसलमेर। ये बालू के स्तूप लूनी नदी, जवाई व घग्गर बेसिन में पाए जाते हैं। सबसे ऊंचे बालू के स्तूप होते हैं। इन बालू के स्तूपों के मध्य के रास्ते में घासी या करवाही कहलाती है। अगला देखते हैं दोस्तों पैराबोलिक बालू का स्तूप। ये बरखान की विपरीत संरचना वाले बालू के स्तूप होते हैं। आकृति हेयरविन। ये झाड़ी के सहारे विकसित बहुमुखी बालू के स्तूप है। पैराबोलिक बालू के स्तूप के निर्माण में मरुस्थलीय वनस्पति का योगदान है। इन बालू के स्तूपों का विस्तार मरुस्थलीय जिलों में पाया जाता है। पैराबोलिक राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाने वाले बालू के स्तूप है। दोस्तों ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लेना। पैराबोलिक राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाने वाले बालू के स्तूप है। चलो दोस्तों अगला देखते हैं प्यारे दोस्तों स्क्रूकाप्सी या सब्र खापिज या स्प्राई या बालू के स्पित। ये झाड़ी के सहारे निर्मित नव चंद्राकार संरचना वाले बालू के स्तूप है। ये राजस्थान में पाए जाने वाले सबसे छोटे बालू के स्तूप है। विस्तृत हैं सभी मरुस्थलीय जिले। पश्चिमी राजस्थान में सर्वत्र इस प्रकार के बालू के स्तूप देखे जा सकते हैं। दोस्तों लास्ट बालू का स्तूप नंबर 6 तारानुमा बालू का स्तूप। यह तारे की आकृति की संरचना के बालू के स्तूप होते हैं। इनका निर्माण उन क्षेत्रों में होता है जहां वायु अपनी दिशा बार बार बदलती है। मोहनगढ़, पोखरण, जैसलमेर, सूरतगढ़, गंगानगर, इन सभी स्तूप में 10 से 25 मीटर तक होते हैं। ये बालू के स्तूप श्रृंखलाबद्ध पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये थे आपके 6 बालू के स्तूप। इनको आप याद कर लेना। इनसे ज़्यादा कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, बट इनका नाम पूछ लेता है कौन सा किस आकार का होता है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं।
का स्तूप रहित प्रदेश। मरुस्थल का वह चट्टानी भाग जहाँ मिट्टी के टीले नहीं बन पाते हैं। ये शुष्क मरुस्थल का का 41.5% भाग है। क्षेत्र पोखरण, जैसलमेर, फलोदी, छप्पन की पहाड़ियाँ, बालोतरा। छप्पन की पहाड़ी गढ़ सिवाना बालोतरा से मोकलसर बालोतरा के मध्य फैली एक गोल पहाड़ी है। प्यारे दोस्तों, छप्पन की पहाड़ियाँ 11 किलोमीटर लंबी मोकलसर बालोतरा से गढ़ सिवाना बालोतरा तक फैली हुई एक पहाड़ी है। चलो दोस्तों आगे देखते हैं। प्यारे दोस्तों, अर्ध शुष्क मरुस्थल, अन्य नाम है बागर प्रदेश। औसत वर्षा 25 से 50 सेमी। जलवायु अर्ध शुष्क मरुस्थल को 4 भागों में बांटा गया है। दोस्तों आपके सामने ये राजस्थान का मैप दिख रहा है। ये आपके सामने प्यारे दोस्तों राजस्थान का मैप है। तो ये आपका मरुस्थलीय प्रदेश है। तो इसमें ये शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, जबकि बाकी भाग अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में आता है। लूनी बेसिन, नागौर उच्च भूमि, शेखावाटी प्रदेश और गग्गर बेसिन अर्ध शुष्क मरुस्थल के भाग है। चलो दोस्तों एक एक करके देखते हैं पूरा डिटेल से। पहले दोस्तों, गग्गर बेसिन विस्तार गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में निर्माण गग्गर नदी द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी से नाली या पाट। हनुमानगढ़ में गग्गर नदी का अपवा क्षेत्र को नाली या पाट कहा जाता है। कांटी या बंगली गग्गर बेसिन में पाई जाने वाली चिकनी व उपजाऊ मिट्टी को बोला जाता है। इस क्षेत्र में वर्षा ऋतु में बाढ़ आने पर सेम की समस्या उत्पन्न होती है। ये संपूर्ण क्षेत्र एक समतल मैदान क्षेत्र है तथा सिंचाई सुविधा के कारण राज्य का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र बन गया है। चलो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। प्यारे दोस्तों अगला है शेखावाटी प्रदेश। विस्तार है चूरू, सीकर, झुंझुनू, डिडवाना, कुचामन का उत्तरी भाग। प्रमुख नदी कांतली, मेघ, रूपनगढ़। इस क्षेत्र में कोई मुख्य नदी न होकर छोटी छोटी अंतःप्रवाही धारा पाई जाती है। ये माध्यम व निम्न बालू के स्तूपों से युक्त रेतीला मैदान, जिसे बागर प्रदेश अंत जल प्रवाह क्षेत्र भी कहा जाता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बागर प्रदेश या अंत जल प्रवाह क्षेत्र किसे कहा जाता है? शेखावाटी प्रदेश को। तोरावाटी, कांतली नदी का अपवा क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है, जो अरावली से निकलकर मंडेला झुंझुनू के निकट विलुप्त होती है। विस्तार झुंझुनू और सीकर। प्यारे दोस्तों सर का मतलब होता है मानसून के दौरान बनने वाला तालाब को सर कहा जाता है। जोहड़ यानी जल संरक्षण हेतु निर्मित कच्चे कुएं जोहड़ कहलाते हैं। नाडा, जल संरक्षण हेतु निर्मित पक्के कुएं नाडा कहलाते हैं। बीड़, शेखावाटी में चरागाहों के मैदान को बीड़ कहा जाता है। चलो दोस्तों अगला देखते हैं। प्यारे दोस्तों अगला है अपना नागौर उच्च भूमि। नागौर डिडवाना कुचामन जिले में स्थित उच्च भूमि क्षेत्र है, जो रेतीली बंजर व निम्न गर्तों से भरा हुआ है। ऊंचाई समुद्र तल से 300 से 500 मीटर है। यह क्षेत्र बालू के स्रोतों से मुक्त क्षेत्र। यहाँ राजस्थान की सर्वाधिक खारे पानी की झीलें पाई जाती है। कुबड़ या बाका पट्टी, अधिक तापमान के कारण खारे पानी के वाष्पीकरण के कारण गड्ढों में नमक या सोडियम का जमा होने के कारण फ्लोराइड युक्त जल मिलता है, जिसके कारण दांत पीले पड़ते हैं, हड्डी टेढ़ी होती है, व्यक्ति में कुबड़ निकल जाती है। विस्तार है जायल नागौर से पुष्कर अजमेर तक कुबड़ पट्टी का क्षेत्र। दोस्तों ये बहुत बार एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ रखा है, कुबड़ पट्टी या बाका पट्टी क्या है? तो सोडियम या फ्लोराइड युक्त पानी वाले क्षेत्र है ये, तो उसके कारण से हड्डी का कमज़ोर होना और टेढ़ी होना कुबड़ पट्टी कहलाती है। कुबड़ पट्टी का क्षेत्र है जायल श्रेणी
फ्लोराइड युक्त जल के लिए प्रसिद्ध है। मकराना क्षेत्र सफ़ेद संगमरमर के लिए, गोड मांगलोद श्रेणी जिप्सम के लिए। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको अलग से नोट कर लेना। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों, लूनी बेसिन विस्तार अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, जालौर। निर्माण लूनी व सहायक नदी द्वारा इसका निर्माण हुआ। लूनी नदी का संपूर्ण अपवाह तंत्र जलोढ़ मैदान का निर्माण करता है। ये लगभग 35,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसे जालौर में गोंडवाना बेसिन या नहेड़ रन कहते हैं। यह एक जलोढ़ मैदान है जिसमें सर्वाधिक लवणीय पदार्थ पाए जाते हैं। मरुस्थल का सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण यहाँ बालू एवं बालू के स्फुट भी देखे जा सकते हैं। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों, लाठी सीरीज किसे कहते हैं? यानी जैसलमेर के पोखरण से मोहनगढ़ के मध्य 60 किलोमीटर लंबी चौड़ी भूगर्भीय जल पट्टी जो सरस्वती नदी का अवशेष है। यहाँ सेब घास पाई जाती है। यहाँ गोडाउन पक्षी अधिकतर होने के कारण गोडाउन की शरण स्थली भी कहा जाता है। खोजकर्ता काजरी जोधपुर। पलाया झील या खंडिन झील मरुस्थल में वर्षा ऋतु में निर्मित अस्थायी झील जिसका सर्वाधिक विस्तार जैसलमेर जिले में प्याला झील में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा मुख्य रबी की फसल की खेती का कार्य किया जाता है। 15वीं शताब्दी। बलासन यानी प्याला के सूखने पर निर्मित मैदान बलासन कहलाता है। रन या टाट मरुस्थलीय क्षेत्र में लवणीय व दली झील रन टाट कहलाता है। सर्वाधिक जैसलमेर जैसे पोखरण, कानोड रण, लवा रण, बिरमसर, बांकरी, फलोदी, थोब, तालछापर, चूरू, परिहार आदि। घासी या करवा दो बालू के स्तूपों के मध्य स्थित मारकों को घासी या करवा कहा जाता है। चलो प्यारे दोस्तों आगे देखते हैं। प्यारे दोस्तों, बाप बोल्ड क्या है? यानी पलोदी के बाप नामक स्थान पर फर्मी या कार्बोनिफेरस काल के हिमानी के निक्षेपण वाला क्षेत्र। लघु मरुस्थल यानी कच्छ गुजरात से बीकानेर के मध्य मरुस्थल लघु मरुस्थल कहलाता है। नकलिस्तान यानी मरुस्थल में हरा भरा क्षेत्र नकलिस्तान कहलाता है। मरुस्थल में जिन क्षेत्रों में जल बेसिन पाया जाता है उनके चारों ओर हरियाली विकसित होना। इसका सर्वाधिक विस्तार जैसलमेर बाड़मेर जिले में पाया जाता है। इनसेल वर्ग मरुस्थल में सांभर के आसपास का क्षेत्र जहाँ ढाल नुमा चट्टान पाई जाती है इनसेल वर्ग कहलाता है। जब इनके चारों ओर पानी भरा होता है तब ये द्वीपीय पर्वत है। गिरिपद या पेडीमेड यानी मरुस्थल में पाए जाने वाले पर्वत में नीचे का स्थान जहाँ मरुस्थल की रेत जमा होती है। थली मरुस्थल का ऊंचा उठा हुआ भाग थली कहलाता है। इसका सर्वाधिक विस्तार बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले में पाया जाता है। तल्ली मरुस्थलीय क्षेत्र में खेतों का निचला भाग जहाँ वर्षा जल एकत्रित हो जाता है तल्ली कहलाता है। इसका सर्वाधिक विस्तार जैसलमेर में पाया जाता है। चलो प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं। तो प्यारे दोस्तों, बजादा यानी मरुस्थल में पर्वतीय क्षेत्र के नीचे भूमि वाले क्षेत्र जहाँ पर्वतीय जल का आकर्षण समाप्त हो जाना। दुर्ग या कोडरम बालू से निर्मित पूरी मरुस्थल दुर्ग या कोडम कहलाता है। रोही मैदान लूनी नदी अरावली के मध्य उपजाऊ मैदान रोही मैदान कहलाते हैं। दरियन जैसलमेर में रेत के दौरों को स्थानीय भाषा में दरियन कहा जाता है। ये स्थानांतरित गतिशील बालू के स्तूप होते हैं। मरवो यानी तल्ली पोखरण सूखने के बाद बची हुई उपजाऊ मिट्टी वाला क्षेत्र।
सेमगाम क्या है? राजस्थान का वह क्षेत्र जहाँ 0 सेमी वर्षा होती है उसे समगांव कहा जाता है। पिवाना सांप मरुस्थल में पाए जाने वाला सांप की प्रजाति है। सांदन नलकूप जैसलमेर एंड थार का गढ़ा के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लेना। थार का मरुस्थल, थार के मरुस्थल का 85% विस्तार भारत में, 15% विस्तार पाकिस्तान में। भारत में ये मुख्यतः राजस्थान में 67, पंजाब में, हरियाणा, गुजरात में विस्तृत है। चलो दोस्तों, पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश के बारे में कुछ विशेष डिटेल और देखते हैं। पहले दोस्तों विशेषता में है, विश्व में सबसे नया मरुस्थल है। विश्व का सर्वाधिक जैव विभिन्नता वाला मरुस्थल है। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है। थार के मरुस्थल को पाकिस्तान में चोलिस्तान कहा जाता है। मरुस्थल विकास कार्यक्रम DDP 1977 से 1978। राजस्थान के 16 जिले, 85 खंड, 100% केंद्र सरकार वित्तीय पोषण से प्राप्त किया गया। वर्तमान में वित्तीय स्थिति केंद्र व राज्य की, केंद्र 75%, राजस्थान 25% देता है 1999 के बाद। उद्देश्य है मरुस्थलीय क्षेत्र का विकास, वनों का विकास, सूखे के असर को कम करना। चलो दोस्तों, आज की क्लास थोड़ी लंबी हो रही है तो यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट भौतिक प्रदेश में अलग क्लास में मिलते हैं। सभी दोस्तों को ऑल द बेस्ट। पूरी क्लास को पूरे देखें और हमारे PDF प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। ओके, सभी दोस्तों का ऑल द बेस्ट।